आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 4 को विस्तृत रूप से समझते हैं। इस धारा के अनुसार कि एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, यानी राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। तो इस सेक्शन में इस अपराधी जो उपबंध किए गए हैं वो 2 उपबंध थे, और उसमें तीसरा जो है जो आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 जब आया तो उसके बाद 2009 में उसे एक उपबंध और जोड़ दिया गया। तो जैसा कि हम क्रम से तीनों इन उपबंधों को समझते हैं। पहला है कि भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किया गया अपराध। तो जैसा कि क्योंकि ये सभी जो हैं ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन जो है न्यायालयों को मिला होता है, उसके आधार पर इनको सुनने और निर्णित करने का जो क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। तो ये जो वह प्रादेशिक क्षेत्राधिकार जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन जो बता रहा हूँ, इसमें क्या है कि ये किसी अपराधी की प्रलक्षित उपस्थिति यानी कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस जो है उसके आधार पर न्यायालय को प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि पहला है कि भारत के बाहर, पहला इसका जो उपबंध है कि भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा, तो यहाँ मान लो अपराध किया गया है तो उसमें 2 चीज़ हो सकती हैं कि पहले दंड दिया जा सकता है कि अपने यहाँ ट्रायल करें उस दंड दें, और दूसरा उसे ये किया जा सकता है कि उसका प्रत्यर्पण भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए भारत का नागरिक है और वो उगांडा में जाके कोई मर्डर कर देता है, तो वहाँ और उस मर्डर करने के बाद में वो इंडिया में उसकी उपस्थिति पाई जाती है और यह मिल जाता है, तो उसको उसके कृत्य को ऐसे समझा जाएगा कि जैसे उसने उगांडा में ये मर्डर न करके इंडिया में किया गया हो, और यहाँ उसे जो है आपराधिक न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा कि वो मर्डर के लिए उसे विचारण करे, उसके उस पर और उसको दंडित करे, पनिशमेंट दे। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन एक ये और होता है कि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार इन दोनों देशों में संधि है, और कि अगर कोई अपराध कायद होता है तो फिर उस संधि के आधार पर जो प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 है उसके आधार पर अपराधी चाहे यहाँ आ गया है तो फिर उससे क्या होगा, उसका प्रत्यर्पण कर दिया जाएगा, यानी इस राज्य से लेके उस जहाँ उसने अपराध कायद किया वहाँ उसे दे दिया जाएगा, और वो स्वयं उसका अपने यहाँ उनकी जो न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा कि वो उस व्यक्ति को अपने यहाँ जो है ट्रायल करें उस व्यक्ति का उस अपराध के लिए और दंडित करें। तो एक तो ये हो गया, स्पष्ट हो गया। दूसरा पॉइंट है इसमें कि भारत में राष्ट्रीयकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वो कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। तो यहाँ जो ये पॉइंट्स आया तो इसमें क्या है कि इसे हम 2 तरह समझते हैं कि जब बात आती है विमान की, तो विमान की स्थिति तो ये है कि जहाँ वो पंजीकृत है और वो जहाँ पंजीकृत है उसी जहाँ का विमान है वो चाहे कहीं भी है, अगर उसमें अपराध घटित हुआ है वहाँ तो उसको भी उस अपराध के लिए जहाँ वो पंजीकृत है वहीं उस देश को ही उसका जो क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा कि वो उस अपराधी को उस अपने यहाँ दंडित करे, और उस अपराध को चाहे उसने विमान को दूसरे देश में रहते हुए घटना कायद की हो, लेकिन उस अपराध को ऐसे माना जाएगा जैसे इसने इंडिया की सीमा में ही इसे ऑफेंस क्रिएट किया है। अच्छा, दूसरी बात आती है अब इसकी जो पोत हैं, तो जब बात आती है कि समुद्र में किसी समुद्री यानी समुद्र से में किए गए अपराध से संबंधित किसी अपराध को जब कोई न्यायालय विचारणा करती है तो उस समय उस न्यायालय को जो होता है वो एक नौ अधिकरण क्षेत्राधिकार होता है, यानी एडमिरल्टी जुडिक्शन। तो एडमिरल्टी जुडिक्शन का प्रयोग करती है न्यायालय जब उस समय, तो ये क्या होता है, साधारणतः ये माना जाता है कि जो जलीय सीमा है चाहे वो किसी की बना रखा होगा क्षेत्र में, लेकिन समुद्र जो है किसी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता।
और उसमें तैरता हुआ प्रत्येक जहाज या पोत एक द्वीप के समान होता है। जो द्वीप के समान होता है, तो उस यानी आइसलैंड के अनुसार, मतलब आइसलैंड के समान होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि वो जहाँ भी होगा वो उस हिसाब से उस क्षेत्र का प्राप्त होगा कि जिस देश का उस पर झंडा लगा हुआ है वो उसका माना जाएगा, और ये अपराध समझा जाएगा कि ये उसकी ही सीमा में अपराध किया गया था, इसलिए उसको नौ अधिकरण क्षेत्राधिकार के अधीन जो है यहाँ की आपराधिक न्यायालय को अपनी भारत की यानी अपने देश के आपराधिक न्यायालयों को अधिकार प्राप्त होगा। और तो इस आधार पर जो है इन्हें अब ये भी जो क्षेत्राधिकार है एडमिरल्टी जुरिडिक्शन, ये भी मुख्यतः इसी आधार पर रहेंगे। और जो आगे एक और रह गया कि जो तीसरा जोड़ा गया था आईटी एक्ट 2008 आने के बाद में, कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध कायद करता है। तो मान लीजिए हमारे यहाँ कोई आईटी एक्ट सिस्टम लगा हुआ है, कंप्यूटर साधन है कोई भी, तो उसे अगर उसे डैमेज करने के आशय से, यानी वो स्वयं उन्होंने लक्ष्य बनाया है कि इसी जो है डैमेज करना है, तो इस प्रकार कोई कृत्य करे तो वो भी क्या है, वो भी उसकी प्रक्षित उपस्थिति ही यहाँ भी बन जाएगी उस एक्यूट की, कि अगर चाहे वो कहीं भी है और वहीं से भारत में जो है निशाना बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे वही होंगे अधिकार प्राप्त होंगे कि उसके ऊपर से ऐसी मानी जाएगी जैसे उसने वहाँ न रह के हमारे यहाँ उस व्यक्ति ने अपराध कार्य किया है। तो इस आधार पर हमारे यहाँ उसको भी प्राप्त होगा। लेकिन बात अब तक आती थी भारतीय नागरिक की, तो ये सेक्शन अब भारतीय नागरिक के अलावा अगर मान लीजिए वो विदेश का नागरिक है, इंडिया का नहीं है, तो फिर ये सेक्शन लागू नहीं होंगी। तो चूँकि आईपीसी अपने देश के व्यक्ति पर लागू, और ये सेक्शन 4 जो है, जब ये एक्सटर्नल कोड की बात आती है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो ऑफेंसेस की, तो उन अपराधों को केवल भारतीय के नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा जो अगर भारत का नागरिक नहीं है तो वो क्या होगा, फिर वो इस संहिता का जो है उपबंध काम नहीं करेंगे। तो इस आधार पर सीआरपीसी की सेक्शन 188 यानी सीआरपी सेक्शन 188 स्पष्ट करती है, और उस आधार पर इसे आईपीसी को प्राधिकृत करते जो है ये सेक्शन उस विदेशी व्यक्ति पे भी, चाहे उसने ये ऑफेंस किसी इंडिया का नहीं है और चाहे बेशक विदेश का है, उस दौरान भी ये जो है लागू होंगे, बस उसकी उस उपस्थिति अपने यहाँ अगर रही हो तो बाद में। अच्छा, ऐसे ही अगर मान लीजिए इंडिया का है, वो ऑफेंस क्रिएट किए और उस ऑफेंस को क्रिएट करने के बाद वो यहाँ आ जाता है, और मान लीजिए यहाँ इंडिया में आके देखा बाद में कि उसकी ये तो इंडिया का नागरिक नहीं था, तो उसके बाद चाहे वो नागरिकता ले ले, तो ये भी उपबंध है कि ये सेक्शन उस पर काम नहीं करेंगे। तो इस पर कई सारे माननीय उच्चतम न्यायालय के जो है बात भी थे, सपोर्टेड लोग कई थे। लेकिन उसके बाद क्या है कि सीआरपीसी की सेक्शन 188 प्राधिकृत करती है कि अगर वो इंडिया का नहीं है, अगर वो बाहर का भी है, तो भी उसके लिए ऐसे ही माना जाएगा कि जैसे वो इंडिया का रहा हो, और उसके लिए भी अपराध न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। तो ये है सेक्शन 4। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि शायद आप समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसी प्रकार प्रोवाइड करता रहूँगा, और कोशिश करता हूँ कि जो है मैं आप तक अपनी जितनी जानकारी है मैं शेयर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, अगर कोई सजेशन मेरे लायक हो, तो इस वीडियो के संबंध में और कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक करें। और अगर मान लीजिए अभी तक ये मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।